Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach you the students of class 12 Rainbow Bihar Board. I am going to teach the first lesson of Rainbow and the name of the lesson is Indian Civilization and Culture. The name of the lesson is Indian Civilization and Culture. This nice essay has been written by Mahatma Gandhi. We know that Mahatma Gandhi was a great man. He was one of the finest flowers in the garden of India. He was the foremost fighter for the freedom of the country. In present essay, he has described the importance of Indian civilization and culture. मतलब ये है कि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और महात्मा गांधी के बारे में हम लोग सभी कोई जानते हैं कि एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और भारत रूपी बगिया में वो एक बहुत ही सुंदर फूल के रूप में थे। तो इस ऐसे में उन्होंने हमारी सभ्यता के बारे में और संस्कृति के बारे में प्रकाश डाला है। He has described the importance of our Indian civilization and culture, यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या इनकी सीमाएं हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में गांधी जी ने हमें बताया है। एंड आई हैव डिवाइडेड दिस वेरी चैप्टर और दिस वेरी लेसन इनटू सम पॉइंट्स एंड इफ यू सी ईच वन पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर और लेसन वेरी क्लियरली। अब आप देखें कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये पॉइंट्स हैं बेटर सिविलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बेटर सिविलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है आवर एंसिस्टर्स फिलॉसफी। थर्ड है 3 एग्जाम्पल्स। फोर्थ नंबर में है ट्रू हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड। फिफ्थ है कंपैरिजन बिटवीन विलेजेज एंड टाउन्स एंड सिक्स्थ पॉइंट है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ये सेवन्थ पॉइंट है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइंस और फिर 8 पॉइंट है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब हमने ये कहा कि सबसे पहले कि गांधी जी हैज़ डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर। अब हमारे कल्चर की क्या विशेषता है और क्या क्या उसका महत्व है, ये गांधी जी ने बहुत ही बखूबी बताया है। तो गांधी जी हैज़ सेड दैट द थिंग which has the solid structure or solid base or solid foundation last long. Indian civilization has solid foundation and history is the witness that the civilization of Egypt, civilization of Japan, civilization of Europe did not last long because it did not have the true base and strong foundation. तो हम ये कहने जा रहे हैं कि हमारे देश की सभ्यता जो है बहुत ही मजबूत है क्योंकि इसका आधारशिला, इसकी नींव जो है बहुत मजबूत है और वो सारी चीज़ जिसकी नींव मजबूत होती है वो ज़्यादा टिकाऊ होती है गांधी जी के अनुसार। और हकीकत में ये है भी, और हमने देखा है और इतिहास इसका गवाह है कि इजिप्ट का सिविलाइजेशन, यूरोप का सिविलाइजेशन और भी बहुत सारे जगह के सिविलाइजेशन, जापान के सिविलाइजेशन ऐसे थे जिनका कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसके चलते कि वो बहुत जल्दी धराशायी हो गए। अब गांधी जी ये भी कहना चाहते हैं, गांधी जी वांट्स टू से दैट आवर सिविलाइजेशन इज बेटर। सी द फर्स्ट पॉइंट, आवर सिविलाइजेशन इज बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि हमारा सिविलाइजेशन है संसार के किसी भी दूसरे सिविलाइजेशन से बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है
कि हमें सत्य की राह पर चलने को सिखाता है। हमें यह सिखाता है कि हम बड़े कैसे बने, हम महान कैसे बने, हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। दिस इज़ द क्वालिटी एंड दिस इज़ द मेरिट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। आवर सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ माइंड एंड ऑन द पीसफुल एक्टिविटी ऑफ आवर सेल्फ्स। तो ये क्या मतलब है कि ये हमारा किसी भी देश से बेटर सिविलाइजेशन है। आवर एंसिस्टर्स फिलॉसफी, इस दूसरे पॉइंट में ये मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी के अनुसार कि हमारे एंसिस्टर यानी हमारे पूर्वजों की जो पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। द पॉलिसी ऑफ आवर एंसेस्टर्स इज स्टिल अलाइव एंड स्टिल इन आवर ब्लड एंड दे वर द ट्रू पर्सन्स। दे वर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ मटेरियलिस्टिक, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ स्पिरिचुअलिस्टिक। मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे वो भौतिकवादी नहीं थे, उनकी आस्था नैतिकता में बहुत ज़्यादा थी, और जिसके चलते कि ये हमारा ये सिविलाइजेशन जो है बहुत ही मजबूत है। आवर एंसिस्टर्स फिलॉसफी एंड फॉर दिस गांधी जी हैज़ गिवन 3 एग्जाम्पल्स। गांधी जी ने इसके लिए 3 एग्जाम्पल दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कहना था कि माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड, कि यह आदमी का दिमाग जो है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है बेचैन पक्षी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि पक्षी के गुण को भी बताया है, उसकी आदत को, उसकी क्वालिटी को, उसके हैबिट को बताया है कि ए बर्ड पिक्स द ग्रेन ऑल डे लॉन्ग and the bird eats all the grain, but the bird seem to be dissatisfied। मतलब यहाँ गांधी जी के कहने का मतलब है एक पक्षी जो होती है वह दिन भर अनाज के दाने चुगती है, फिर अनाज के दाने को खाती भी है, लेकिन वह हमेशा डिससेटिस्फाई नज़र आती है, संतुष्ट नज़र नहीं आती है, और हमेशा उसकी यही इच्छा रहती है कि और दाना मिले और खाएं। According to गांधी जी, मैंस माइंड इज़ ऑफ द सेम नेचर, कि आदमी के दिमाग का भी जो है वही नेचर है और उसी हिसाब से आदमी चलना चाहता है। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल गांधी जी ने दिया है। गांधी जी हैज़ गिवन द सेकेंड एग्जाम्पल एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल ही सेड दैट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड इट We have tested and found it virtual reality in all the sphere of life, or we have tested and found it on the anvil of experience। मतलब यहाँ कहने का मतलब है गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमने अपनी सभ्यता को अनुभव के कसौटी पर कस के देखा है। हमने अपनी सभ्यता को अनुभव की कसौटी पर कस के देखा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक ब्लैक स्मिथ क्या होता है कि निहाई यानी एनविल पर किसी मटेरियल को रख कर के ज़ोर से हथौड़ा मारता है। ए ब्लैक, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ पुट्स द मटेरियल ऑन द एनविल एंड he hammers the material. If the material is strong or if the material is solid, it does not have any effect, but if the material is weak, it break down। तो कहने का मतलब ये है, गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह से ब्लैक स्मिथ किसी भी चीज़ की सच्चाई को पहचान लेता है अपने हथौड़े के मार से, अगर वह चीज़ मजबूत होता है, सॉलिड का बना होता है, तो उस पर हथौड़े का असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वह कमज़ोर होता है तो हथौड़े से टूट जाता है। ठीक उसी तरह से दुनिया की सारी चीज़ें हैं। हमारा सिविलाइजेशन चूँकि मजबूत है, इसका फाउंडेशन मजबूत है, इसलिए टूटता नहीं है, यह फूटता नहीं है और किसी के बहकावे में आकर यह रिमूव भी नहीं होता है। अब गांधी जी ने फिर थर्ड एग्जाम्पल दिया है कि मतलब अपने सिविलाइजेशन के बारे में
कि आवर सिविलाइजेशन इज जस्ट लाइक द सीट एंकर। हमारा सिविलाइजेशन कैसा है, ये सीट एंकर की तरह, जिस तरह से सीट एंकर जो होता है जहाज़ को, पानी वाले जहाज़ को अपने कंट्रोल में रखता है, इन द सेम वे आवर सिविलाइजेशन इज। मतलब कि क्या होता है, सीट एंकर को पानी में डाल दिया जाता है तो वो जहाज़ फिक्स हो जाता है, और उसी तरह से हमारा सिविलाइजेशन भी है। अब ये 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा गांधी जी ने यह साबित किया है कि हमारे सिविलाइजेशन में कितनी मजबूती है, जो कि किसी और दूसरे देश के सिविलाइजेशन में मजबूती नहीं है। अब फिर ये कहते हैं कि गांधी जी बताते हैं ट्रू हैप्पीनेस। अब ये भी बताते हैं, हम लोगों को एक नई शिक्षा भी देते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस आखिर आता कहाँ से है। तो ट्रू हैप्पीनेस कहाँ से आता है, स्टेट ऑफ माइंड। अकॉर्डिंग टू गांधी जी that we get true happiness from we get true happiness in our mind. We have 2 situations, one is happiness and second is sorrowful, and it all depends upon our mind. Gandhi ji says that there are so many rich persons and they have luxuries and all the means to live a luxurious life, but the wealth and luxuries are not the true means of getting happiness. गांधी जी ने क्या कहा है कि वेल्थ और लग्जरी जो हैं ये हमारे जीवन में हैप्पीनेस नहीं ला सकते हैं। देयर आर सो मेनी रिच पर्सन्स, दे ऑल हैव वेल्थ एंड लग्जरीज, बट दे आर नॉट हैप्पी। इन द सेम वे वी सी दैट देयर आर द पुअर persons also, they have limited resources, they don't have all facilities, they don't lead luxurious life, they don't have wealth, still their life is full of happiness. And Swami Vivekananda has also said that happiness and sorrowful are the state of mind, it depends upon us in which way or which option we want to take. तो इस तरह से होता है कि हैप्पीनेस और ये सॉरोफुल क्या है, ये हमारे माइंड पर निर्भर करता है, ये लग्जूरियस और वेल्थ पर डिपेंड नहीं करता है, जो कि गांधी जी इस पर बार बार बता रहे हैं। अब है कंपैरिजन बिटवीन विलेजेस एंड टाउन्स। अब गांधी जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हमें बताया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम सिविलाइजेशन को कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो क्या है कंपैरिजन बिटवीन विलेजेस एंड सिविलाइजेशन। गांधी जी का कहना है कि ये विलेज लाइफ जो होता है, विलेज लाइफ इज़ फार बेटर देन दैट ऑफ टाउन लाइफ, बिकॉज इट इज़ सो, बिकॉज इन विलेज लाइफ इट इज़ प्योर एंड हेल्दी, we get everything fresh in the village and we lead the simple life, and there is cooperation in the minds of the villagers, cooperation and helping attitude। मतलब जो villagers होते हैं उसके दिलो दिमाग में cooperation भी होता है और helping attitude भी होता है। On the other hand he says that town's life is not so good, कि टाउन का लाइफ उतना सुंदर नहीं है। वो कहते हैं कि टाउन हैज़ बिकम क्राउडेड, द टाउन हैज़ बिकम क्राउडेड एंड इट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। गांधी जी का कहना है कि शहर का जीवन जो होता है यह क्या है, गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बन गया है। एंड देयर इज़ नो एनी कोऑपरेटिव फीलिंग एमंग द टाउन्स पीपल। शहर में रहने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरों को कोऑपरेट करने की भावना नहीं होती है। तो इस तरह से ये क्या होता है कंपैरिजन बिटवीन विलेजेस एंड टाउन्स। अब ये गांधी जी यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आफ्टर ऑल villagers come to the town, after all the villagers come to the town, and there are 2 reasons behind it,
They come to the town in search of employment, and they come into town to see the glory of life. This is the bad effect of town, and he always prefer the persons to live in the villages. अब ये क्या है कि ये कम विलेज और टाउन में ये इन्होंने क्या बताई है, दोनों में अंतर बताया है। बैड इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, कि ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और ड्यू टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन और कल्चर बेबीलोनियन, सीरियन, यूरोपियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशन हैड टोटली डिस्ट्रॉयड। और इसके जगह पर क्या हुआ कि ये सारे सिविलाइजेशन जो हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। इसलिए हमें इस हिसाब से ये करना चाहिए। अब बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अनदर वीडियो में मैं डील करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।